नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। संघ ने अपनी बहुचर्चित बैठक कर ली। बैठक में नतीजा निकला क्या? क्या सोचा उन्होंने कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि लोकसभा चुनाव से पहले उसने कह दिया कि हमें जरूरत नहीं है अब संघ की। क्या इस पे विचार हुआ? क्या इस पे विचार हुआ कि अब देश की स्थिति बदलेगी कैसे? मैंने अभय दुबे जी से इन तमाम मुद्दों पे बात की कि संघ आखिर बदला तो बदला कैसे। किसी जमाने में राजदूत मोटरसाइकिल पे घुमा करते थे संघ के प्रचारक, एक दो जोड़ी कुर्ते पजामे होते थे, किसी व्यक्ति के घर में भोजन करते थे। अब संगठन मंत्री बड़े बड़े बिल्डर के घर में जाते हैं। लखनऊ में एक बिल्डर के यहाँ छापा पड़ा, 400-500 करोड़ की जमीन जब्त हुई। वो बिल्डर के लोग खुलेआम कह रहे थे चिंता मत करिए भाई साहब, सब सही कर देंगे। भाई साहब मतलब बीजेपी के संगठन मंत्री। ना जाने कितने सहाय लोग असहाय हो गए उन भाई साहब के चक्कर में। इन साहब के यहाँ जो बिल्डर थे, छोटी सी जिंदगी में नौकरी शुरू करके आए थे, उनके दिल्ली में बड़े बड़े अफसर, डीजीपी और तमाम अफसर, एसटीएफ के अफसर, न जाने कितने आईएएस हाजी देने लगे कि साहब हो सकता है भाई साहब के कनेक्शन में हमारा भी हो जाए। भाई साहब मतलब संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जिन जिस साहब के नोट जले हैं उनके भी कनेक्शन की बातें आने लगी। संघ का जो काम था, वैचारिक काम था, लोगों से जोड़ना, लोगों को लाना। संघ कार्यालय में खिचड़ी बनती थी, तहरी भोज होता था। भारतीय मजदूर संघ था जो मजदूरों की बात करता था। ऐसा लगता था कि ये शायद कॉमरेडों का संगठन है भारतीय मजदूर संघ। मैंने खुद जाके मजदूरों के हक में भाषण दिए हैं, आंदोलन किए। गायब हो गया, मजदूरों की बात नहीं करती। अभय दुबे जी का मानना है कि संघ अब कारपोरेट की बात ज्यादा करने लगा है। क्या है संघ का वैचारिक रूप? बहुत बढ़िया बातचीत मैंने अभय दुबे जी से की है। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, फिर अभय जी की बातें सुनिए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। संघ की बहुचर्चित बैठक खत्म हो गई। अब अगली बैठक 30 तारीख को, जिसपे सबकी निगाहें हैं प्रधानमंत्री की और मोहन भागवत की। संघ के और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते कुछ कुछ कभी कभी सास बहू टाइप के लगते हैं। हालांकि आप मानते हैं कि संघ बहुत ताकतवर है, भाजपा की हैसियत नहीं है नेता की जो कह दे। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि संघ की इस बैठक में क्या इस बात पे विचार नहीं हुआ होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले जेपी नड्डा ने कह दिया हमें संघ की जरूरत नहीं है। संघ के इतिहास की ये पहली घटना होगी जब भाजपा के किसी नेता ने सार्वजनिक तौर पे कह दिया हो कि हमें संघ की जरूरत नहीं है। हालांकि मतभेद वाजपेयी जी के टाइम में भी थे, बाला साहब देवरस के और वाजपेयी जी के रिश्ते अच्छे नहीं थे। देखिए कभी भी शायद भाजपा की, ये वाजपेयी की बीजेपी की किसी की हिम्मत नहीं हुई कोई जो कहते कि भाई हमें संघ की जरूरत नहीं है। ये जो संघ की वैचारिक बैठक हुई होगी, अभी खत्म हुई है जो, क्या इस पे इस तरह के विषयों की चर्चा हुई होगी? और आपके हिसाब से, आपकी जो जानकारी है उसके हिसाब से संघ ने अब क्या सोचा होगा कि बीजेपी से कैसे निपटना है या बीजेपी को संगठन के तौर पर कैसे कब्जे में लेना है? अभय जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जरिए संघ सत्ताधारी है इस देश में। संघ की समीकरण क्या है? समीकरण यह है कि भाजपा की वजह से संघ को सत्ता मिलती है, और नहीं, संघ की वजह से भाजपा को सत्ता मिलती है और भाजपा की वजह से संघ सत्ताधारी होता है। तो इसमें एक बड़ा यूनिक किस्म का, एक अनूठे किस्म का रिश्ता बनता है, जिसमें संघ व्यवहारिक रूप से सत्ता के बाहर भी रहता है और अदृश्य रूप से सत्ता के भीतर भी रहता है। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया में एक ऐसा अधखुला समीकरण बनता है जिसके अंदर संघ भाजपा को नियंत्रित भी करता है और साथ में ये भ्रम भी पैदा होता रहता है कि भाजपा नियंत्रित नहीं है बल्कि भाजपा स्वतंत्र है। जैसे कि इसी बैठक के दौरान संघ के एक बड़े पदाधिकारी ने ऐलान किया कि संघ के सारे संगठन अपना अध्यक्ष चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, भाजपा भी अपने अध्यक्ष चुनने के लिए स्वतंत्र है, हमारा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, हम उसमें कोई नियंत्रण नहीं करते, संघ का सत्ता से कोई संबंध नहीं है, संघ सत्ता से दूरी बनाकर रखता है। अच्छा, ये बात बिल्कुल नंबर 1 की झूठ बात है। हम सब जानते हैं कि मोदी सरकार के हर मंत्रालय में संघ के लोग काम करते हैं। किसी और पार्टी की सरकार होती, उसके मंत्रालयों में संघ के लोग नहीं काम करते। मोदी सरकार के, और वो लोग सब लोग जानते हैं इस बात को, अखबारों में उनकी लिस्ट छप चुकी है।
इसके बावजूद संघ ये कहता है कि हमारा सत्ता से कोई संबंध नहीं है। सब और हर राज्य सरकार में संघ के लोग काम करते हैं। दूसरे, हम सब लोग जानते हैं, मेरा सारी जिंदगी शिक्षा के क्षेत्र और अनुसंधान के क्षेत्र में चला गया है। आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए जो किसी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हो या प्रो वाइस चांसलर हो या प्रोफेसर हो या लेक्चरर हो या एसोसिएट प्रोफेसर हो, आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो ये बताएगा कि पूरे शिक्षा के क्षेत्र में देश के किसी भी विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर संघ की पसंद का ही होता है। हालत यह है कि एक लेक्चरर की नियुक्ति संघ की मर्जी के बिना नहीं हो सकती। लेक्चरर की नियुक्ति नहीं हो सकती। नियुक्ति करने के लिए जो 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 इंटरव्यू कमेटी बनती है, उस कमेटी की सदस्यता भी संघ तय करता है। शिक्षा का पूरा विभाग जो बहुत ही विशाल है और राज्यों से लेकर केंद्र तक फैला हुआ है, उस विभाग को पूरी तरीके से मोदी जी ने संघ को दे रखा है। ये स्थिति है। इसके बावजूद संघ ये कह रहा है कि हम तो सत्ता से दूर है। और सत्ता से पास कैसे हुआ जा सकता है? तो पहली बात तो यह है कि इस प्रतिनिधि सभा के दौरान संघ, इन लोगों ने इस झूठ का एक बार फिर प्रचार किया कि ये लोग सत्ता से दूर है। दरअसल ये लोग ये एक ढोंग है। इस ढोंग का पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये है भाई। दूसरी बात यह है, अब तो संघ खुलेआम कहने लगा है कि हम भाजपा को चुनाव जिताते हैं। पहले भी जिताता था चुनाव, अब तो हर चुनाव की जीत का श्रेय संघ बयान देके ले रहा है, वक्तव्य देके ले रहा है। संघ हरियाणा चुनाव की जीत में संघ वालों ने खुद ही बताया कि हमने ये काम किए तब भाजपा चुनाव जीती है। दिल्ली चुनाव के लिए उन्होंने बताया कि हमने पंच परिवर्तन का संदेश लेके हम लोगों के पास गए तब भाजपा चुनाव जीती है। महाराष्ट्र में हमने क्या क्या मास्टर स्ट्रोक मारे तब भाजपा चुनाव जीती है, ये सब बताया गया। दिलीप देवधर साहब तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सबके ऊपर ये सब बातें विस्तार से बताते रहते हैं। आप केवल उसी को पढ़ते रहिए तो सब एक सिलसिलेवार आपको पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरा वर्णन उसमें मिल जाएगा। और अखबारों में भी छपते हैं उनकी, एक तो वो बड़ा स्रोत है। अखबारों में भी सारी चीजें छपती हैं इस बात की। पत्रकार लोग जाते हैं, उनके प्रचारक और जो भी उनके सरकारवाह वगैरह होते हैं, सब बताते हैं सबके बारे में। तो एक संगठन एक राजनीतिक पार्टी को चुनाव जिताने में स्वघोषित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसकी सरकार जब बनती है तो सरकार में उसके लोग बैठते हैं हर कदम पर। शिक्षा का पूरा क्षेत्र संघ को दे रखा है बाकायदा। धर्मेंद्र, संघ जब तक संघ रेखांकित नहीं करता किसी को शिक्षा मंत्री मोदी जी नहीं बना सकते। हाँ, ये बात तो सही है कि शिक्षा पे संघ का नियंत्रण हमेशा से रहा है। वो अच्छा, इसके पीछे कारण क्या है कि संघ क्यों चाहता है? संघ ये मानता है कि शिक्षा के क्षेत्र में नियंत्रण करने से वो जिस प्रकार का समाज बनाना चाहता है, जिस प्रकार का भारत बनाना चाहता है, उसको बनाने में उसको सुविधा प्राप्त होगी। वो उसको एक औजार के रूप में देखता है, एक उपकरण के तौर पर देखता है। ये शुरू से ही उनकी धारणा है। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो मुरली मनोहर जोशी इसीलिए शिक्षा मंत्री या मानव संसाधन मंत्री बनाए जाते थे। लेकिन उसका नतीजा क्या होता है? अब जी उसका नतीजा क्या हो रहा है? जो नई पीढ़ी, नतीजे पर भी हम लोग गौर करेंगे। नतीजे पर भी हम लोग गौर करेंगे। ये मौका सही आपने चुना नतीजे पर गौर करने के लिए। दूसरी बात एक और सोचने की है कि प्रतिनिधि सभा से जो बयान निकले उसमें कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है कि भाई इस देश में बेरोजगारी है, इसके ऊपर संघ को कोई चिंता है। हाँ, उन्हें कुछ नहीं, इसमें कोई चिंता नहीं दिखाई पड़ रही है कि देश की अर्थव्यवस्था का बिल्कुल कबाड़ा हुआ पड़ा है, उस पर संघ को चिंता है। अब ये बात तो कितनी प्रचलित हो गई है, बच्चा इस बात को जानता है। जाने कितने बार इसकी भी चर्चा हो चुकी है। इस देश में केवल 10 से लेके 11-12% लोग ही हैं जिनकी जेब में इतना पैसा है कि वो बाजार में जाकर शॉपिंग कर सकें। बाकी सब लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी किसी तरीके से गुजर जाए, बच्चों की पढ़ाई की फीस दे दें या कुछ उसमें कोई दिक्कत ना हो, मकान का किराया दे दें वगैरह, रोजमर्रा की जरूरतें हैं, केवल उतना ही पैसा कमाते हैं। बाकी पूरा जो कारपोरेट जगत का जो उत्पादन है वो 10-11% लोग ही खरीदते हैं। वही लोग मॉल्स में दिखाई पड़ते हैं आपको, वही लोग मल्टीप्लेक्स में सिनेमा देखते हैं। अच्छा,
अब आप ये भी नहीं कह सकते कि कांग्रेस की वजह से सब गड़बड़ी हुई। भाई 10 साल से मोदी जी अर्थव्यवस्था चला रहे हैं, 6 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाई। भाजपा के पास 16 वर्ष तक देश की अर्थव्यवस्था रह चुकी है। 16 साल कम नहीं होते हैं। ये अर्थव्यवस्था की स्थिति है, इसके बारे में कुछ कहते नहीं। अच्छा, साफ दिखाई पड़ रहा है कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर रखा है। 2020 में या शायद 2021 में डोकलाम वाली घटना हुई थी, जहां भारतीय फौजियों में और चीनी फौजियों के बीच में हिंसक मारपीट हुई थी। इसमें दोनों तरफ से लोग मारे गए थे। उसके बाद से चीन लगातार लद्दाख में सलामी स्लाइसिंग के जरिए भारतीय जमीन पर कब्जा कर रहा है, अपनी काउंटियां बना रहा है, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स बना रहा है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद रहा है। और भारत सरकार चीन के साथ इस वक्त अच्छे और मधुर वाणिज्यिक संबंध बनाने की जबरदस्त पहलकदमी कर रही है, खुली पहलकदमी कर रही है। कोई चिंता नहीं है संघ को इन सब बातों की। संघ इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा। मतलब ये कितने बड़े बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं। आपकी सरकार है जिसकी वजह से आप सत्ताधारी हैं और आपकी वजह से वो सत्ताधारी हैं, लेकिन इन बातों पर संघ की प्रतिनिधि सभा जो उसका सर्वोच्च संगठन है वो उस पर बहस, वो केवल उसमें ऐसी बातें कैसी निकल के आई हैं उसके अंदर से कि संघ का शताब्दी वर्ष है, तो 1 साल तक संघ तरह तरह के उत्सव मनाएगा, इतने हजार लाख लोग जाएंगे, लोगों से संपर्क करेंगे, ये करेंगे, ये काम होगा, वो प्रोग्राम होगा, ये कार्यक्रम होगा, ये सब होगा। यही सब बातें सामने आई हैं निकल के। इन्हीं बातों के आधार पर, इन्हीं बात। अब आप बताइए, जो सब बात ठीक है, आप कह सकते हैं कि ये सब काम, इन सब कामों से निपटने की जिम्मेदारी हमने सरकार को दे रखी है, भाजपा को। तो प्रतिनिधि सभा कम से कम उससे यही पूछती हुई नजर आए कि भाई ये सब काम क्यों नहीं हो रहे हैं। ठीक बात है। अच्छा, हर चीज का कारपोरेटाइजेशन हो रहा है। अच्छा, अदानी साहब के ऊपर वहां पे अमेरिका में फ्रॉड का मुकदमा चल रहा है। अंबानी साहब कितनी धूमधाम से 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ की शादी करते हैं। संघ तो सादगी में और सरलता में विश्वास करने की बात करता है, तो उसे देश के पूंजीपतियों को सलाह देनी चाहिए कि भाई आप कुछ तो कम से कम भारतीय परंपराओं का ख्याल रखिए। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि एक बार गुरु गोलवलकर एक स्वयंसेवक के यहाँ शादी में गए, तो वहां पर उन्होंने जो भव्यता, धूमधाम और गाजा बाजा देखा, नाच गाना देखा, तो उससे वो बड़े व्यथित हुए। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो इस तरह के कार्यक्रमों में आना मुझे नहीं अच्छा लगता है। मैं तो समझता हूं ये सब इतने कार्यक्रम हैं, बहुत कम खर्चे में होने चाहिए, इसमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये सब जो पूरी, आखिरकार संघ के देश में होने का लाभ क्या है? केवल आप बार बार वो कहते हैं कि हिंदू समाज के पुनर्जागरण के लिए काम कर रहे हैं। पुनर्जागरण का तरीका क्या है? केवल ये उनके साथ जाओ, शिवाजी और राणा प्रताप के गाने गाओ उनके सामने, हाँ। मुसलमानों के खिलाफ बोलो, बस यही पुनर्जागरण का तरीका। इसके अलावा पुनर्जागरण का और कोई तरीका है ही नहीं आपके पास। हिंदू गौरव की बातें करो, हिंदू गौरव की बातें करो। भाई कुछ तो, जो देश की बुनियादी समस्याएं हैं उनके ऊपर कुछ तो विचार कीजिए आप। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए ये जो एजुकेशन सिस्टम है, संघ ने 11 सालों से कब्जा लिया है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी के लेक्चरर सब संघ से पूछ के होते हैं, संघ की कृपा पे होते हैं। तो जो ये लेक्चरर हैं, ये जो वाइस चांसलर हैं, जिस जनरेशन को पढ़ा रहे हैं, जिस पीढ़ी को वो सामाजिक बोध करा रहे हैं, समाज की चिंता करा रहे हैं, वो पीढ़ी कर क्या रही है? पिछले 5-6 सालों से हम उस पीढ़ी को देख रहे हैं। किसी के घर पे झंडा उतार दो, झंडा लगा दो, किसी के घर पथराव कर दो, मस्जिद के बाहर नारे लगा दो। इसके अलावा कोई आपको वैचारिक दृष्टि पे बहुत बड़ा कोई शोध कर रहा हो, कोई व्यक्ति वैचारिक कहीं बैठ के हो रही हूँ। मैं तो देखता था कि अवैची की उस दौर में जब मैं पढ़ाई किया करता था, हर जिले में लाइब्रेरी हुआ करती थी। लाइब्रेरी में जाकर लोग बैठ के वहां पे घंटों घंटों पढ़ाई करते थे। इधर बीच में मैं कई शहरों में घूमा, मैंने पूछा कि जिलों में कहीं लाइब्रेरी है? लाइब्रेरी बंद हो गई, कहीं लाइब्रेरी नहीं है। किसी भी सोसाइटी में, RWA में, जिसमें अंकल आंटी दिन भर
हिंदू राष्ट्र का गौरव गाते रहते हैं। मैंने कई सोसाइटियों में अध्ययन किया कि भाई जो आपका एक कॉमन रूम होता है, क्या उसमें 5-6 अखबार आते हैं? क्या उसमें कुछ पत्रिकाएं आती हैं जिसपे लोग बैठ के बातचीत करें, विमर्श करें? कहीं नहीं है, खत्म हो गया। तो क्या संघ ने वैचारिक रूप से यही बताया कि भैया झंडा उतार दो, हरा वाला और केसरिया वाला लगा दो, कावड़ यात्रा ले? देखिए, संघ जैसे संगठन होते हैं उनके अंदर एक खास प्रवृत्ति होती है, ये बहुत ज्यादा अध्ययन मनन के लिए प्रोत्साहन नहीं देते। वो मानते हैं कि व्यक्ति ज्यादा पढ़ेगा, इधर उधर की बातें उसके दिमाग में आएंगी, जरा उनके दिमाग में सवाल पैदा होंगे, सवाल पैदा होंगे तो ज्यादा सवाल पूछेगा, और संतुष्ट नहीं होगा तो वो छोड़ जाएगा संगठन, साथ में अपने साथ 2 लोगों को और ले जाएगा। तो ये इस संघ जो है वो इस प्रकार की अध्ययन मनन पढ़ाई को बढ़ावा नहीं देता है। आप संघ के जिला स्तर के किसी कार्यालय में जाइए, आप नहीं पाएंगे कि वहां कोई बड़ी लाइब्रेरी है। उसमें एक छोटी सी अलमारी होगी, उस अलमारी के अंदर डॉक्टर हेडगेवार की जीवनी होगी, गुरु जी की जीवनी होगी, कुछ और दूसरा विवेकानंद की ऊपर 1-8 किताब होगी, 5-6 जो हस्तियां और शख्सियतें हैं उनके बारे में कुछ होगी बातें, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो संघ के स्वयंसेवक, संघ का जो प्रचारक होता है, उसका ज्ञान और ज्ञान की सीमा बहुत छोटी है, बहुत संकीर्ण होती है। उससे ज्यादा अगर वो पढ़ने लगेगा तो शायद वो जीवनदानी प्रचारक रह भी नहीं जाएगा, फिर उसके दिमाग में सवाल उठेंगे ना, क्योंकि अध्ययन हमेशा प्रश्नों को जन्म देता है, जिज्ञासाओं को जन्म देता है, और प्रश्न और जिज्ञासाओं का समाधान करना इस प्रकार के संगठन के लिए बहुत मुश्किल है। भाई एक सवाल तो लोग पूछ ही सकते हैं कि भाई हम सब लोग तो गांधी जी के विरोध की खुराक पे पले हैं, तो अब गांधी जी संविधान के विरोध की खुराक पे पले हैं, अब उनको कैसे समर्थन दिया जा रहा है, अब उनको कैसे राष्ट्रपिता मान लिया गया है, अब संविधान के लिए कस्में कैसे खाई जा रही हैं, ये सब सवाल उठेंगे। इन सब का समाधान करना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो आप बात कह रहे हैं, अब इन्होंने जो पीढ़ी बनाई है, इसमें ये थोड़े से उलझनों के शिकार भी हो गए हैं। इसकी इन्हें उम्मीद नहीं थी। अभी पिछले लोकसभा चुनाव जो हुआ, तो लोकसभा चुनाव का जो डेटा आया है, उस डेटा ने बताया है कि वो नौजवान पीढ़ी ने भी भाजपा के खिलाफ काफी वोट किया है। तो इस बात को लेकर ये लोग चिंतित भी हैं कि भाई शिक्षा का क्षेत्र तो पूरी तरह हमारे हाथ में है, वोट उधर जा रहा है। हाँ, वोट पूरा मिल नहीं रहा है उसके हिसाब से। अच्छा, दूसरा, जो सरकार ने लाभार्थी बनाए थे, तो लाभार्थियों के वोट भी पूरे नहीं मिले। अगर नौजवानों के वोट पूरे मिल जाते और लाभार्थियों के वोट पूरे मिल जाते तो चुनाव इस तरह तो ना हारते। तो ये भी एक समस्या है। तो इसलिए आपस अंदर ही अंदर इस बात को लेकर ये कहीं चिंतित भी है कि बात जो है पूरी तरह बन नहीं पा रही है। अच्छा, मैं देखता था कि वो एक दौर में जो संघ का जिला प्रचारक होता था, वो राजदूत मोटरसाइकिल पे घूमता था, और ये उसके लिए ये आदेश था कि तुम भोजन जो है आमतौर पे किसी एक व्यक्ति के घर पे रोज करो जाके। उसके पीछे वैचारिक दृष्टिकोण ये होता था कि जो भोजन कराएगा उसके परिवार से आप मिलोगे। प्रचारक सबसे मिलता था, मतलब घर के मुखिया से मिलता था, पत्नी से मिलता था, बच्चों से मिलता था। जो नौजवान होते थे, उस संघ कार्यालय में ताहिरी भोज होता था, खिचड़ी बनती थी। इससे वो एक यंग जनरेशन को और एक परिवारों को कर ले, बिल्कुल सादगी से रहता था। बड़ा सा एक पजामा, बड़ा से मोरी का कुर्ता। अब मैं संघ के प्रचारक को देखता हूँ, खासतौर से जो संघ से बीजेपी में संगठन मंत्री गए हैं, भैया जी उनको जो कहते हैं, भैया जी। तो भैया जी के गले में अब सोने की मोटी चैन आने लगी है, बढ़िया घड़ी पहनते हैं वो, पेन बहुत अच्छा होता है, चश्मा बहुत अच्छा होता है, और कुछ वो बड़े लोगों के संपर्क में रहते हैं। जैसे लखनऊ को उदाहरण बताऊं, लखनऊ में रियल एस्टेट की बड़ी कंपनी है, इनकम टैक्स का छापा पड़ा, कहीं 500 करोड़ की उनकी जमीनें जब्त हुई। वहां पे एक साहे साहब ने कई लोगों का साहे बता दिया कि भैया जी से हमारे बड़े अच्छे रिश्ते हैं। और फिर वो इनकम टैक्स में उन्होंने कहा कि अरे हम तो निपटा लेंगे, भैया जी हैं तो हम निपटा लेंगे, कोई समस्या ही नहीं। तो जो संघ का संगठन मंत्री है, उसका उपयोग अब इस तरह के, मुझे नहीं पता कि संघ के संगठन मंत्री की वाकई में रिश्ते हैं या नहीं, लेकिन वो बिल्डर लोग कहते तो हैं। वो जो बिल्डर साहब है, उनके यहाँ प्रदेश के बड़े बड़े अफसर, डीजीपी और
बाकी अफसर, एसटीएफ के अफसर सब उनके दरबार लगाते हैं। नोएडा के उनके फार्म हाउस में दावतें होती हैं और भैया पीछे के भैया जी सब मैनेज कर देंगे। तो अब मुझे आप बताइए, संघ के जो मूल संगठन मंत्री जो बीजेपी में गए, जिनका काम भाजपा को मजबूत करना है, वो ऐसे भैया जी लोगों की मकर जाल में कैसे फंस जाते हैं, जो करोड़पति होते हैं। मामूली से कंपनी में नौकरी करने वाला आदमी अरबपति है, आज दिल्ली में बैठ के वो मैनेज करता है कि कौन प्रदेश का एडीजी होगा, कौन डीजीपी होगा। ब्यूरोक्रेट उसके दरबार लगाते हैं। जाने कितने लोग साय के चक्कर में असहाय हो गए, लेकिन तब भी भैया जी का जलवा बरकरार। तो संघ ऐसे लोगों को चिन्हित क्यों नहीं करते? यार ये काम गड़बड़ कर रहे हैं, इन भैया जी को थोड़ा नापो। इसमें ये सवाल जो आपने पूछा है, ये बहुत विस्तार से चर्चा की मांग करता है। ये एक पूरी कहानी है कि एक संगठन जो कि सादगी में और सरलतम जीवन में विश्वास करता था, किफायती तौर तरीके से उसके प्रचारक रहते थे, और जिसका जनता के साथ में पारिवारिक स्तर पर काफी हेलमेल होता था। ऐसा आपने बताया, उन्हीं के जाके खाना खाता था, उन्हीं से दिन रात संपर्क में रहता था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये संस्कृति संघ में पूरी तरह समाप्त हो गई है। अभी भी संघ में काफी बड़े पैमाने पर यह संस्कृति है, लेकिन पिछले 10 साल से सत्ताधारी होने के बाद में इस संस्कृति में बड़े पैमाने काफी क्षय भी हुआ है संस्कृति का। और वो एक ऐसा लेवल बन गया है, एक ऐसा स्तर बन गया है जहां जिनको भैया जी आप कह रहे हैं, मैं उनको भाई साहब लोग कहता हूं, मतलब भाई साहब लोगों की एक संस्कृति बन गई है। हाँ, भैया जी नहीं, भाई साहब लोगों की एक संस्कृति बन गई है, और वो सत्ता के और व्यापार के कारपोरेट ऊंचे दायरों में फिक्सर की तरह वो लोग मूव करने लगे, फिक्सर की तरह वो घूमने फिरने लगे। और वो एक तरह के वो हैं कि भाई अगर इनसे आपका संपर्क है तो फिर आपके ऊपर अगर इनकम टैक्स का छापा पड़ गया है तो उसमें से भी आपको निकलने का रास्ता मिल जाएगा, पुलिस भी कोई आपको तंग नहीं करेगी, वगैरह वगैरह। इस प्रकार की चीजें बन गई हैं, क्योंकि एक व्यक्ति है जो खुद सीधे सत्ताधारी नहीं है, जो मंत्री विधायक या एमएलए नहीं है, लेकिन बहुत सारे मंत्री विधायक और एमएलए उसका फोन जब वो करता है तो वो फोन सुनते हैं उसका। तो ये इस तरह का एक अदृश्य समुदाय तैयार हो गया है, यानी जो मंच पे नहीं मौजूद है, ये मंच के पीछे रहता है समुदाय, मंच के दाएं बाएं रहता है, लेकिन ये राजनीति का प्रबंधन कर रहा है लगातार, ये मैनेजमेंट कर रहा है। अच्छा, क्योंकि सत्ता के साथ जुड़े हुए कभी पहले संघ को इन लोगों को सत्ता मिलती, थोड़े दिन के लिए 6 साल के लिए सत्ता मिली, उसके बाद कमजोर भी सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, फिर वो 10 साल के लिए चली गई साथ में, है तो उससे दिक्कत हुई मुझे। लेकिन अभी आज स्थिति क्या है कि 10 साल से मुतवातिर आपके पास केंद्र में सत्ता है, और अधिकांश राज्यों में भी सत्ता है आपके पास, अधिकतर राज्यों में भी सत्ता है। दूसरी बात यह है कि आगे भी सत्ता में बने रहने का पूरा आश्वासन है। अब 15 साल तक सत्ता में तो रहेंगे ही आप गारंटी के साथ में, तब तक इस बीच में उन्हें उम्मीद है कि ऐसा बंदोबस्त कर लेंगे कि 2029 में फिर से जीत जाएं। तो ये, और दावा ये है कि हम 50 साल तक सत्ता में रहेंगे, जो अमित शाह ने अपना मशहूर दावा किया भी है। तो ऐसी स्थिति में जाहिर है कि लोगों की संघ के जो इस तरह के जो प्रबंधक हैं, जो प्रचारक पहले थे अब राजनीतिक प्रबंधक हो गए हैं, तो इनकी जीवन शैली भी बदली है। उनकी उंगलियों में अंगूठियां आई हैं, उनके गले में सोने की चेनें आई हैं, उनका चश्मा बेहतर हुआ है, वो उम्दा किस्म की घड़ियां बांधने लगे हैं, वो स्कूटर या मोपेड पे चलने की बजाय अब वो फॉर्च्यूनर में चलने लगे हैं। ये सब होने लगा है सारा का सारा। उसके बाद संघ के दफ्तरों में बहुत बड़े पैमाने पर भव्यता आई है। अभी झंडे वालान पे 150 करोड़ रुपए की लागत से एक घर बना है, इसके अंदर सैकड़ों कमरे हैं, सैकड़ों कारें उसमें पार्क हो सकती हैं। एक बिल्डिंग बनी है, बहुत बड़ी भवन बना है उनके दफ्तर का। फिर अभी संघ के जो तमाम संगठन है उनको बड़े बड़े दफ्तर प्राप्त हुए हैं। संस्कार भारती को आईटीओ पे एक बहुत बड़ा दफ्तर प्राप्त हुआ है। ये सारी प्रक्रियाएं जारी हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना भव्य 5 स्टार ऑफिस बना रही है, उसी तरह संघ के संगठनों के दफ्तर भी बहुत बड़े बड़े और भव्य होते जा रहे हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में नतीजा ये निकलेगा अभी कुछ दिनों बाद कि संघ की जो किफायतशारी की, सादा जीवन की जो संस्कृति थी, वो संस्कृति धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी। और उसमें क्षय तो बहुत तेजी के साथ हो रहा है। इस चीज से बचा नहीं जा सकता है किसी भी कीमत पर।
ये संघ की वैचारिक जो पृष्ठभूमि है, वैचारिक धारा है, उसको भी प्रभावित करेगा। अब ये देखने वाली बात होगी। देखिए, जहां तक पैसे से संघ के संबंध की बात है, संघ कभी भी पूंजीवाद का विरोधी नहीं रहा है। संघ कभी भी अमीर आदमियों के खिलाफ कोई भी संघर्ष चलाने का समर्थक नहीं रहा है, अमीरी के खिलाफ। संघ उस तरीके से गरीबी की बात जैसे समाजवादी उठाते हैं और दूसरे लोग उठाते रहे हैं, उस तरह गरीबी की बात नहीं उठाता है संघ। तो संघ ने कभी पूंजीवाद की आलोचना की हो, भारत में कोई कारपोरेट कल्चर जो है उसका, और उसने कोई क्रिटिसिज्म पेश किया हो, ऐसा सुनने में कभी नहीं आया है। जो संघ की सरकारें हैं वो हमेशा कारपोरेट जगत के पक्ष में रही हैं बहुत बड़े पैमाने पर। तो उन्हें इस चीज से बहुत ज्यादा असहज भी नहीं है। जो कारपोरेट कल्चर है, कारपोरेट कल्चर के प्रति विचारधारात्मक रूप से असहज नहीं है। ग्लोबलाइजेशन जब हुआ था तब थोड़े असहज वो दिखाई पड़े थे। जब सुदर्शन जी संघ के सरसंघ चालक थे तो ग्लोबलाइजेशन के प्रति असहज दिखाई पड़े थे। तो स्वदेशी जागरण मंच था, उन्होंने बहुत सक्रिय था और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की आलोचनाएं किया करता था। लेकिन अब तो उसके मुंह पे भी ताला मार दिया गया है, अब वो बात भी नहीं रही, वो पुरानी बात पड़ चुकी है। धीरे धीरे संघ के लोग उस पूरे समयावधि को भूल चुके हैं। एक भारतीय मजदूर संघ था, मजदूरों, वो वाकई में मजदूरों की बात करता था। मैंने भी वहां पे आके भाषण दिए हैं, मजदूरों के हक में भाषण दिए हैं कि भाई मजदूरों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। तो मैंने कई भाषण दिए उनके साथ। अब तो गायब हो गया, मजदूरों की बात ही नहीं करता कोई आदमी। तो अब क्या संघ मजदूरों की जगह अब वो पूंजीपतियों की बात करने लगा है? देखिए, इसमें है क्या कि भारतीय मजदूर संघ, भाजपा अगर दावेदारियों को देखा जाए तो देश की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है। ये एटक, इंटक और C2, ये जो कांग्रेस की, सीपीआई की और सीपीएम की ट्रेड यूनियन है, इनसे भी बड़ा आकार में संगठन माना जाता है इसको। चूंकि वर्किंग क्लास का मूवमेंट, मजदूर वर्ग का आंदोलन देश में कमजोर हुआ है और अब उस तरीके से हड़तालें वगैरह नहीं होती, उनके संघर्ष नहीं होते है, तो इसलिए भारतीय मजदूर संघ पता नहीं क्या गतिविधि चलाता है, पता ही नहीं चलता है वास्तव। ये सही बात है आपकी। बहुत लंबे समय से मैंने नहीं देखा कि मजदूर संघ का नाम और निशान आए। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अब संघ बिल्कुल बदल रहा है, जैसे मोदी जी ने देश को बदल दिया, अब संघ भी नहीं, संघ में परिवर्तन बहुत बड़े बड़े हैं। इसीलिए मुझे ताज्जुब होता है भाई, आप कहते हैं हम जनता से संपर्क करेंगे। जनता से संपर्क करके ये कहते क्या है? शिवाजी राणा प्रताप ही चलता है, रक्त शिराओं में राणा का रह रहे आज हिलोरें लेता, मातृभूमि का कण कण तरण तरण मुझको आज निमंत्रण देता, इसी प्रकार के गाने गाए जाते हैं। 80 घाव लगे थे तन में फिर भी व्यथा नहीं थी मन में, इस प्रकार की बातें की जाती हैं। या वास्तव में देश और समाज की कुछ समस्याओं के बारे में विचार भी किया जाता है लोगों से? बातें इस तरह की जाती हैं, उधर भाई सब लोग माल गिनने में लगे रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, बढ़िया बातचीत के लिए, थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी। पूरी बातचीत आपने सुनी, आपको भी लगता होगा कि अब रूप बदल गया है, शैक्षिक व्यवस्था हाथ में ली, नौजवानों को भटका दिया। आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।